विदाई के समय मेरी माँ ने मेरे हाथ में गहने नहीं बल्कि एक पुरानी पीतल की चाबी रखी थी और कहा था, बेटी, जिस दिन लगे कि दुनिया में तुम्हारा कोई अपना नहीं बचा, उस दिन इसे जरूर खोलना। उस समय मुझे लगा था कि माँ भावुक होकर कोई पुरानी याद मुझे सौंप रही है, लेकिन 15 साल बाद उसी चाबी ने मेरी जिंदगी का ऐसा सच खोला कि जिन्होंने मुझे बेघर और बेसहारा समझ लिया था, वही लोग मेरे दरवाजे पर खड़े होकर माफी मांग रहे थे। मेरा नाम काव्या है। मैं एक छोटे से कस्बे में पली बड़ी, जहाँ लोगों के पास पैसे भले कम थे, लेकिन रिश्तों की गर्माहट बहुत थी। मेरे पिता सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और माँ सिलाई करके घर चलाने में उनका हाथ बटाती थी। बचपन से माँ मुझे एक बात बार बार सिखाती थी, बेटी, इंसान की पहचान उसके गहनों से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। शायद इसलिए उन्होंने कभी मुझे सोने चांदी का लालच नहीं दिया, बल्कि आत्मसम्मान की कीमत समझाई। जब मेरी शादी रोहित से तय हुई, तो पूरा मोहल्ला खुश था। रोहित शहर के एक प्रतिष्ठित व्यापारिक परिवार से था। पहली मुलाकात में उसने मुझे सम्मान से बात की। उसने कहा था, काव्या, मुझे दहेज नहीं चाहिए, बस इतना चाहता हूँ कि हम मिलकर एक ऐसा घर बनाएं जहाँ किसी की आंख से आंसू ना आए। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि भगवान ने सचमुच मेरी झोली खुशियों से भर दी है। शादी की तैयारियां महीनों चली। माँ ने अपनी बरसों की जमा पूंजी से मेरे लिए कुछ गहने बनवाए, लेकिन मैंने देखा कि वह अक्सर एक पुरानी लकड़ी की संदूकची खोलती, उसमें रखे छोटे से कपड़े की पोटली को देखती और फिर वापस रख देती। मैंने कई बार पूछा, माँ, इसमें क्या है? लेकिन हर बार मुस्कुराकर बात टाल देती। आखिर शादी का दिन आ गया। 7 फेरे पूरे हुए। विदाई का समय आया और पूरा आंगन रोने की आवाजों से भर गया। मैं माँ से लिपट कर रो रही थी कि तभी उन्होंने चुपके से मेरी हथेली में एक छोटी सी पुरानी पीतल की चाबी रख दी। वह चाबी इतनी साधारण थी कि कोई भी उसे कबाड़ समझकर फेंक देता। मैंने हैरानी से पूछा, माँ, यह किस चीज की चाबी है? माँ ने मेरी हथेली बंद करते हुए धीमी आवाज में कहा, आज मत पूछ, बस वादा कर, इसे कभी किसी को मत देना। जिस दिन लगे कि दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं बचा, उस दिन यह चाबी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। मैं कुछ समझ नहीं पाई। तभी पीछे से सबने विदाई के लिए आवाज लगाई और मैंने वह चाबी अपने पर्स के सबसे अंदर वाले हिस्से में रख ली। ससुराल पहुंचने पर शुरुआती कुछ महीने बिल्कुल वैसे ही बीते जैसे हर नई दुल्हन सपने देखती है। रोहित मेरा बहुत ध्यान रखता था। सास भी मीठी बातें करती थी और ननद संध्या मुझे छोटी बहन कहकर बुलाती थी। मुझे लगने लगा कि मेरी किस्मत सचमुच अच्छी है। लेकिन 6 महीने बीतते बीतते धीरे धीरे घर का असली माहौल सामने आने लगा। मैंने महसूस किया कि इस घर में हर फैसला संध्या लेती थी। किस कमरे में कौन रहेगा, घर का पैसा कहाँ खर्च होगा, कौन मायके जाएगा और कौन नहीं, सब वही तय करती। रोहित हर बार सिर्फ इतना कहता, दीदी ने मुझे माँ की तरह पाला है, मैं उनकी बात नहीं टाल सकता। मैंने कभी विरोध नहीं किया। मुझे लगा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं नौकरी भी करती थी। हर महीने की पहली तारीख को मेरी पूरी तनख्वाह सास के हाथ में चली जाती। जब मैंने एक दिन कहा कि मैं अपने माता पिता के लिए कुछ पैसे भेजना चाहती हूँ, तो संध्या हंसते हुए बोली, अब तुम्हारा मायका नहीं, यही तुम्हारा घर है, वहां पैसे भेजने की जरूरत नहीं। मैंने मन मारकर चुप्पी साध ली। उधर माँ फोन पर हमेशा एक ही सवाल पूछती, बेटी, वह चाबी संभाल कर रखी है ना? मैं हंसकर कहती, हाँ माँ, लेकिन अब तो लगता है आप उससे बेकार में इतना महत्व देती हैं। माँ कुछ पल चुप रहती और सिर्फ इतना कहती, एक दिन समझ जाएगी। साल गुजरते गए। मेरे 2 बच्चे हुए। जिम्मेदारियां बढ़ती गई। रोहित पहले जैसा नहीं रहा। अब वह हर छोटी बात पर अपनी बहन की राय पूछता और मेरे फैसलों को नजरअंदाज कर देता। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। सुबह सुबह मेरे भाई का फोन आया। उसकी कांपती हुई आवाज सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। उसने सिर्फ इतना कहा, दीदी, माँ अस्पताल में है, डॉक्टर ने तुरंत बुलाया है। मैंने घबराकर रोहित से कहा कि मुझे अभी मायके जाना है, लेकिन उसने मेरी तरफ देखे बिना जवाब दिया, आज नहीं जा सकती, आज दीदी के घर मेहमान आ रहे हैं, पहले उनका काम देखो। उस पर पहली बार मुझे लगा कि शायद माँ ने वह चाबी यूं ही नहीं दी थी और शायद मेरी जिंदगी का सबसे कठिन समय अब शुरू होने वाला था।
मैंने रोहित की बात सुनी तो कुछ पल तक उसे देखते ही रह गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान ने शादी से पहले कहा था तुम्हारे माता पिता अब मेरे भी माता पिता हैं, वही आज मेरी माँ की जिंदगी और अपनी बहन के मेहमानों के बीच तुलना कर रहा था। मैंने कांपती आवाज में कहा, रोहित, डॉक्टर ने बुलाया है। पता नहीं माँ की हालत कैसी होगी। मैं बस आज ही जाकर शाम तक लौट आऊंगी। लेकिन उसने अखबार मोड़ते हुए बिना मेरी तरफ देखे कहा, काव्या, हर बार तुम्हारे मायके में कोई ना कोई समस्या रहती है। दीदी ने मेहमान बुलाए हैं, पहले उनका काम देखो। तभी संध्या रसोई से बाहर आई और मुस्कुराकर बोली, अगर हर बार मायके ही भागती रहोगी तो इस घर की जिम्मेदारियां कौन निभाएगा। उसके चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि थी। मैंने बिना कुछ कहे अपना बैग उठाया और पहली बार रोहित की बात अनसुनी कर दी। स्टेशन पहुंचते पहुंचते मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पूरी यात्रा में मैं भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती रही कि किसी तरह माँ ठीक मिल जाए। लेकिन जब मैं अस्पताल पहुंची तो आईसीयू के बाहर मेरे पिता और भाई को देखकर ही सब समझ गई। पिताजी की आंखें सूज चुकी थी। उन्होंने मुझे देखते ही गले लगा लिया और बस इतना कहा, बेटी, तेरी माँ बार बार तेरा नाम ले रही है। मैं दौड़कर आईसीयू में पहुंची। माँ बहुत कमजोर हो चुकी थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ पहले जैसी मजबूत नहीं थी, लेकिन उस स्पर्श में वही अपनापन था। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, चाबी संभाल कर रखी है ना। मैंने आंखों से आंसू बह निकले। मैंने तुरंत अपने पर्स से वह छोटी सी पीतल की चाबी निकालकर उनके हाथ पर रख दी। माँ उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई। फिर उन्होंने तकिए के नीचे से एक पुराना लिफाफा निकाला। उस लिफाफे पर मेरे नाम के अलावा कुछ नहीं लिखा था। उन्होंने कहा, इसे अभी मत खोलना। जिस दिन तुझे लगे कि अब सचमुच तेरे पास कुछ भी नहीं बचा, उस दिन खोलना, वादा कर। मैंने रोते हुए सिर हिला दिया। माँ ने मेरा माथा चूमा और फुसफुसाकर कहा, बेटी, इंसान की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह अपनों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। लेकिन तू अपना आत्मसम्मान कभी मत खोना। यह उनके मुंह से निकले आखिरी शब्द थे। अगले ही पल मॉनिटर की आवाज बदल गई और डॉक्टर दौड़ते हुए अंदर आए। मेरी दुनिया जैसे एक पल में उजड़ गई। माँ चली गई थी। अंतिम संस्कार के बाद मैं 2 दिन मायके में रही। पिताजी बार बार कहते रहे, बेटी, कभी भी खुद को अकेला मत समझना। लेकिन मैं जानती थी कि शादीशुदा बेटी चाहे कितनी भी दुखी हो, आखिर उसे अपने ससुराल लौटना ही पड़ता है। जब मैं वापस पहुंची तो किसी ने यह तक नहीं पूछा कि मेरी माँ के अंतिम समय में क्या हुआ। संध्या ने आते ही कहा, अच्छा हुआ आ गई। मेहमानों के बाद पूरे घर की सफाई बाकी है। मैं उसे देखती रह गई। उस दिन पहली बार मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने चुपचाप काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे महीने गुजरते गए। रोहित अब पहले से भी ज्यादा बदल चुका था। उसने घर का बैंक अकाउंट अपने और संध्या के नाम कर दिया। मेरी तनख्वाह सीधे उसी खाते में जाने लगी। जब मैंने विरोध किया तो उसने कहा, इतने साल से ऐसा ही हो रहा है, अब अचानक समस्या क्या है। एक रात मैंने संयोग से संध्या और रोहित की बातचीत सुन ली। संध्या कह रही थी, काव्या को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जब तक उसके नाम वाला काम पूरा नहीं हो जाता, उसे ऐसे ही शांत रखो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे नाम वाला काम, आखिर ऐसा क्या था जो मुझसे छिपाया जा रहा था। मैं कमरे में लौट आई, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन मैंने अलमारी साफ करते समय अपना पुराना पर्स निकाला। उसमें वही पीतल की चाबी और माँ का दिया हुआ बंद लिफाफा अब भी सुरक्षित रखा था। मैंने लिफाफा हाथ में लिया। मन बार बार कह रहा था कि अभी खोल दूं, लेकिन माँ से किया वादा याद आ गया। मैंने उसे वापस रख दिया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कुछ ही दिनों बाद रोहित और संध्या ऐसा फैसला लेने वाले हैं जिसके बाद मेरे पास सचमुच कुछ भी नहीं बचेगा। और तब मुझे मजबूर होकर पहली बार वह लिफाफा खोलना पड़ेगा। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब मुझे साफ महसूस होने लगा था कि रोहित और उसकी बहन संध्या मुझसे बहुत बहुत बड़ा छिपा रहे हैं। लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैं हर दिन की तरह नौकरी पर जाती, घर लौटकर सारा काम करती और चुपचाप बच्चों को सुला देती। एक शाम मैं ऑफिस में घर लौटी तो देखा कि ड्राइंग रूम में एक वकील बैठा हुआ है। रोहित, संध्या और सास तीनों उसके सामने कुछ कागजों पर चर्चा कर रहे थे। मुझे देखते ही सब अचानक चुप हो गए। रोहित मुस्कुराकर बोला, अच्छा हुआ तुम आ गई, बस एक छोटी सी औपचारिकता है, इन कागजों पर साइन कर दो। मैंने फाइल हाथ में ली। ऊपर लिखा था, पारिवारिक संपत्ति एवं संयुक्त बैंक निवेश संबंधी घोषणा। मैं ध्यान से पढ़ने लगी।
कुछ ही मिनटों में मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन कागजों में लिखा था कि मेरी नौकरी से पिछले 15 वर्षों में जो भी बचत हुई वह स्वेच्छा से परिवार में साझा निवेश में दी गई है और भविष्य में उस पर मेरा कोई व्यक्तिगत दावा नहीं होगा। यानी जिस पैसों के लिए मैंने दिन रात मेहनत की थी उन्हें हमेशा के लिए अपने नाम से हटाने की तैयारी हो चुकी थी। मैंने फाइल बंद कर दी और शांत आवाज में पूछा, यह सब बिना मुझसे पूछे कैसे तय हो गया? संध्या तुरंत बोली, अरे अपने ही घर की बात है, पति पत्नी में हिसाब कौन रखता है? मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, पति पत्नी में हिसाब नहीं होता, लेकिन धोखा भी नहीं होता। कमरे का माहौल अचानक बदल गया। रोहित पहली बार गुस्से में बोला, काव्या, बेवजह ड्रामा मत करो, साइन करो और बात खत्म करो। मैंने साफ इनकार कर दिया। उसी रात पहली बार रोहित ने कहा, अगर इस घर के नियम नहीं मान सकती तो यह घर छोड़ सकती हो। मुझे लगा शायद गुस्से में कह रहा है, लेकिन अगले ही दिन जब मैं ऑफिस से लौटी तो मेरा सारा सामान दरवाजे के बाहर रखा हुआ था। बच्चों के कपड़े अलग थे और मेरे कपड़े अलग। संध्या दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, जब भरोसे नहीं है तो इस घर में रहने का भी कोई हक नहीं है। मैंने रोहित की तरफ देखा। मुझे उम्मीद थी कि वह कुछ बोलेगा, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ दिन अपने मायके चली जाओ, जब दिमाग शांत हो जाए तो बात करेंगे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने धीमी आवाज में कहा, मायका? वहाँ अब माँ नहीं है और पिताजी अकेले हैं। लेकिन किसी के चेहरे पर जरा सी भी संवेदना नहीं थी। मैं अपना सामान उठाकर बाहर आ गई। उस शाम पहली बार मुझे माँ की आखिरी बात याद आई, जिस दिन लगे कि दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं बचा, उसी दिन वह चाबी और लिफाफा खोलना। मैं सीधे अपने पिता के घर पहुंची। रात को जब सब सो गए तो मैंने अलमारी से अपना पुराना पर्स निकाला। कांपते हाथों से वह बंद लिफाफा खोला। उसके अंदर एक छोटा सा कागज था, जिस पर माँ की लिखावट में सिर्फ एक पता लिखा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिविल लाइंस शाखा, लॉकर नंबर 317। नीचे एक पंक्ति और थी, इस लॉकर की चाबी वही है जो मैंने तेरी विदाई में दी थी। वहां तुझे सिर्फ सम्मान नहीं, तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मिलेगा। मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई कि मैं कुछ पल तक सांस भी नहीं ले पाई। अगले दिन सुबह मैं वह पुरानी पीतल की चाबी लेकर बैंक पहुंची। बैंक मैनेजर ने पुराने रिकॉर्ड देखे, मेरी पहचान की पुष्टि की और मुझे लॉकर रूम तक ले गया। मैं कांपते हाथों से लॉकर नंबर 317 के सामने खड़ी थी। जैसे ही मैंने माँ की दी हुई चाबी ताले में डाली, वह बिना किसी रुकावट के घूम गई। ताला खुल गया और जैसे ही मैंने लॉकर का दरवाजा खोला, अंदर रखी पहली फाइल देखकर मेरी आंखें फटी रह गई। उसी एक फाइल ने साबित कर दिया कि पिछले 15 सालों से मुझे जिस सच से दूर रखा गया था, वह मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। मैंने कांपते हाथों से लॉकर के अंदर रखी पहली फाइल खोली। सबसे ऊपर एक रजिस्ट्री थी। उस पर मेरी माँ और पिताजी के नाम के साथ मेरा नाम भी दर्ज था। मैं कुछ समझ नहीं पाई। तभी बैंक मैनेजर ने कहा, मैडम, आपकी माताजी हर साल इस लॉकर का किराया खुद आकर जमा करती थी। उन्होंने साफ निर्देश दिए थे कि यह लॉकर सिर्फ आपको ही सौंपा जाए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने आगे के कागज देखने शुरू किए। उनमें एक छोटा सा मकान मेरे नाम रजिस्टर्ड था, जिसे माँ पिताजी ने मेरी शादी से पहले ही खरीद लिया था। साथ में कुछ फिक्स डिपॉजिट के कागज, मेरी पढ़ाई के सारे मूल प्रमाण पत्र और माँ का एक लंबा पत्र रखा था। मैंने कांपते हाथों से वह पत्र खोला। माँ ने लिखा था, बेटी, अगर तू यह पत्र पढ़ रही है तो इसका मतलब है कि तेरे जीवन में बहुत बड़ा तूफान आ चुका है। मुझे तेरे ससुराल वालों पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने तेरे पिता से छिपाकर नहीं, बल्कि उनकी सहमति से तेरे भविष्य के लिए यह सब सुरक्षित रखा। मैं नहीं चाहती थी कि कभी कोई तुझे ये एहसास दिलाए कि तेरे पास अपना कुछ नहीं है। याद रखना, यह मकान सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, तेरे आत्मसम्मान की छत है। अगर कभी तुझे कोई तुझे घर से निकाल दे तो रोना मत, अपने घर का दरवाजा खोलना। मैं वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। पहली बार समझ आया कि विदाई के समय माँ ने गहनों से ज्यादा उस छोटी सी चाबी को क्यों महत्व दिया था। कुछ दिनों बाद मैं अपने बच्चों के साथ उसी छोटे से मकान में रहने लगी। मैंने नौकरी जारी रखी और धीरे धीरे अपनी जिंदगी फिर से संभाल ली। दूसरी तरफ रोहित और संध्या को लगा था कि मैं कुछ ही दिनों में वापस आकर माफी मांगूंगी। लेकिन जब कई महीने बीत गए और मैं नहीं लौटी, तो उन्हें पहली बार मेरी कीमत समझ आने लगी। तभी उन्हें पता चला कि मैं उनके बिना भी सम्मान से जी रही हूँ। कुछ समय बाद अदालत ने हमारी संपत्ति और पैसों से जुड़े सारे बैंक रिकॉर्ड मंगाए गए। मेरी नौकरी की तनख्वाह का पूरा हिसाब सामने आ गया। यह भी साबित हो गया
कि बरसों तक मेरी कमाई का इस्तेमाल मेरी अनुमति के बिना किया गया था। अदालत ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया और मेरी मेहनत की बची हुई राशि मुझे वापस दिलाई। उस दिन अदालत से बाहर निकलते समय रोहित ने पहली बार मेरा रास्ता रोका। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने धीमी आवाज में कहा, काव्या, एक मौका और दे दो। मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। मैंने शांत होकर उसकी तरफ देखा और कहा, गलती उस दिन नहीं हुई थी जब तुमने मुझे घर से निकाला था। गलती उस दिन हुई थी जब तुमने अपनी पत्नी का विश्वास खो दिया था। घर दोबारा बन सकता है, लेकिन टूटा हुआ विश्वास नहीं। इतना कहकर मैं आगे बढ़ गई। दूर खड़े मेरे दोनों बच्चे मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने उनका हाथ पकड़ा और अपने घर की ओर चल पड़ी। चलते चलते मेरी नजर उस पुरानी पीतल की चाबी पर पड़ी। मैं मुस्कुराई और मन ही मन माँ से कहा, माँ, आपने विदाई में मुझे सिर्फ एक चाबी नहीं दी थी, आपने मुझे कभी भी हार न मानने की ताकत दी थी। उस दिन मुझे समझ आया कि हर माँ अपनी बेटी को गहने नहीं दे पाती, लेकिन अगर वह उसे आत्मसम्मान और दूरदर्शिता की विरासत दे जाए, तो वही उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।